श्री निषाद जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। हमारे चैनल हेड हैं, उन्होंने स्वागत किया। सपना जी का भी स्वागत। और हमारे आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पे स्वतंत्र देव जी आए थे और निषाद जी हमारे साथ में। हमारा ये गौरव का विषय हमारे लिए कि हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में अपना अलग स्थान रखने वाले, अलग पार्टी से आने वाले और इतनी बड़ी पार्टी में आके अपना एक अलग स्थान बनाने के लिए निषाद पार्टी को हम बधाई देते हैं। और अब उनको कैबिनेट में लिया गया है और जो विभाग दिया गया, जैसा कि हेमंत जी बता रहे थे कि उस विभाग का कायाकल्प करने का ये काम कर रहे हैं। तो क्योंकि इनके पास समय की कमी है, सर सीधे आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश प्रगति के पद पर, द वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश हमारी थीम है और लगातार हम लोग इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पहला कार्यक्रम है, आप आए उसके लिए धन्यवाद। कितना उत्तर प्रदेश बदलेगा आपके साथ में? पहली बार योगी 2.0 की सरकार में आपको कैबिनेट विभाग मिला है, मत्स्य विभाग मिला है। इस विभाग में कितना डेवलपमेंट करेंगे? अभी तक क्या क्या है, थोड़ा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो पहले साधना चैनल के इस परिवार को बधाई दूंगा, सहृदय आभार प्रकट करूंगा कि एक ज़मीन से एक जंगल और एक नदी और एक ताल के किनारे बसने वाले इस एक परिवार को जिस तरीके से कभी भगवान राम ने अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था और उस त्रेता में तब राम राज आया था, उसी तरीके से आप सब लोगों के सहयोग से, मीडिया के और जनता के सभी के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो मेरे मन में विचार आया, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो राम की इस परिकल्पना को, राम राज लाने की परिकल्पना को, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का, जो पहचान बनाने का विश्व में जो काम कर रही है, उनकी जो आरएसएस की टीम है, जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उसमें इस निषाद राज के वंशज के एक बेटे को कैबिनेट में जगह दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी और को धन्यवाद दूंगा और सभी सहयोगियों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। रहा सवाल कि मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली हूँ, धन्यवाद, और कि जिस समाज के लिए सदियों से सताया गया हो, इस राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए कभी मुगलों से लड़ा हो, अंग्रेज़ों से लड़ा हो, और कानून बनाकर जिस परिवार, जिस समाज को उजाड़ा गया हो और इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा हो, त्रेता में भी रहा हो और मुगलों और अंग्रेज़ों से लड़कर इस देश को आज़ाद कराने में भी रहा हो, और अंथा सेमन एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 की रिपोर्ट के आधार पर इनकी जो पहचान थी इस देश में, वो 578 जातियों उपजातियों में बंट गया हो और संविधान को बनाने में, देश को आज़ादी कराने में, देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन 31 अगस्त 1952 तक इस आज़ाद भारत में 5 साल 16 दिन तक गुलाम रहे हों और उसके बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखे हों और आज तक संघर्ष करते रहे हों। ऐसे उजड़े परिवारों को बसाने के लिए, उन्हें संविधान, इस भारत में सम्मान दिलाने के लिए और उनके गौरव के अतीत को फिर से जगह दिलाने के लिए जो मैं संघर्ष कर रहा था, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें उसी समाज को फिर से हम उनका मान सम्मान, उनका अधिकार दिला सकें, संवैधानिक पहचान दिला सकें, उन्हें रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी तरह से प्रोवाइड करा सकें, उसके लिए जो हमें अवसर दिया है कैबिनेट मिनिस्टर का, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं वादा करता हूँ या कोशिश करूँगा कि उसे साबित करके दिखाऊँगा। अभी 50 दिन के आसपास हुआ हमें मंत्रालय संभाले, लेकिन जो उसमें मंत्रालय में विसंगति थी कि 70 साल से ये समुदाय, अंग्रेज़ों ने इन्हें उजाड़ दिया था कि इनकी रोजी रोटी छीन लो, और फिर इन्हें जिंदा रखने के लिए आया कि पूरी दुनिया में आया कि प्रेशर आया कि इस देश में एक ऐसे लोगों को, जो देश जिनका है, जिन लोग इस धार्मिक, इस देश को राष्ट्रीयता है, उनकी रोजी रोटी छीन कर उन्हें मारने का हक नहीं है। अगर आप शासक हो तो क्रूरता उतने तक हद है। तो उन लोगों ने एक नियम बनाए, चलो जितना भी तुम्हारी रोजी रोटी के साधन है उसमें कमाओ और पहले सरकार को चुकाओ, तब अपने खाओ। तो उन्होंने एक पट्टे की प्रक्रिया की, फेरीज एक्ट इनके घाट छीन लिया, फिशरीज एक्ट इनकी मछली की कानून बना दिया कि मछली मारो तो पहले सरकार को चुकाओ, फिर माइनिंग एक्ट, जो खदान में है बालू बेचो, पहले सरकार को दे दो तब बालू बेचना। ऐसे फॉरेस्ट एक्ट है कि न, अगर जंगलों में तुम्हें रहना है तो पहले सरकार कहेगी तो किराए पर रहना, उतना दिन जब चाहेंगे उजाड़ देंगे। तो ये सब कानून बनाए, फेरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फिशरीज एक्ट, ये सारे एक्ट बनाकर इन्हें उजाड़ा हो और ये 70 साल तक सरकार को तरह वही कानून एज इट इज़ था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि और माननीय अमित शाह जी को
कि जो मैं मेमोरेंडम दिया जब इनकी नमामि गंगे और गंगा के जल शक्ति पर और जल के तरफ, जल जीवों की तरफ इनका ध्यान आया, इन्होंने रेजोल्यूशन बनाया एक हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। तो हमें अवसर मिला कि हमें अपनी आवाज़ को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा एक महान व्यक्ति धरती पर जन्म लिया है जो ईश्वर का दूसरा स्वरूप हो, कि निचले अंतिम व्यक्ति जो जीवन इस भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश उनका है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय होनी चाहिए। जो आरएसएस की परिकल्पना रही भारतीय जनता पार्टी की, उसमें खरे उतरने का काम अगर बिना भेदभाव के मोदी जी कर रहे हैं तो उनको मैंने मैसेज दिया। तो उन्होंने इस मंत्रालय को अलग किया और मत्स्य मंत्रालय को अलग करके एक उन्होंने योजना बनाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके माध्यम से उन्होंने बहुत ढेर सारी कोस्टल एरिया के लिए अलग किया, समुद्री के लिए, और ज़मीन पर काम इस मत्स्य मालक में उन्होंने और लोगों को भी अवसर दिया कि इन मछुआरों से सीखना चाहिए कि इस मत्स्य क्षेत्र में, चूँकि उन्होंने हमने उनको एक कहा कि भाई धन देवी लक्ष्मी जी हैं, वो कमल पर रहती हैं और कमल जल पर होता है, इसके मतलब लक्ष्मी जो है धन में मतलब जल में है, इसलिए इसमें अवसर ज़्यादा देना चाहिए। तो बस 1 मिनट अंतिम है कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय अलग करके दे दिया, उत्तर प्रदेश को भी दिया कि मिल के काम करो। इसमें बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं। इस योजनाओं में 5 काम हैं इनके। पहले तो हम रोज़गार देंगे, इतना आसान रोज़गार कि हम 60% सब्सिडी देंगे SC ST महिला को, और उसमें मछुआरा सब छूट गया। देखिए कैसे इनके साथ नया होता, उसके लिए मैंने मेमोरेंडम दिया, माननीय प्रधानमंत्री मिले थे, अभी उनको मैंने कहा भी। उस मत्स्य संपदा योजना में हम 60% इन्हें अनुदान देते हैं, सामान्य को 40% देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग फ्री देते हैं, उन्हें सब कुछ करते हैं। लेकिन इस विभागों को 70 साल से जिनके हाथों में था, तो मंत्रालय नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उत्तर प्रदेश में इस समाज के लिए चिंता किया, इस समाज को कैसे रोजी रोटी मिल जाए, विकास की मुख्यधारा में आ सके, इनके जीवन में सुधार हो सके। उसके लिए उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय को अलग मंत्रालय बनाया, कैबिनेट मंत्रालय पहली बार बना उत्तर प्रदेश में, और डॉक्टर संजय को उसका मंत्री बनाया गया। मैं अपने को सौभाग्यशाली हूँ। इसको साबित करने के लिए अधिकारियों की लगातार बैठक चल रही है। पहले तो मैं रोजगार का साधन, दूसरा हमारा है कि उत्तम उनके प्रोटीन युक्त भोजन, जो दुनिया में विश्व है WHO कहता है कि यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश में हमारी माल न्यूट्रिशन की कमी है। तीसरा हम उन्हें जो है उत्तर प्रदेश को हम राजस्व भी अलग से देंगे। हम इसे अब हम लोगों ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में, उत्तम प्रदेश तो बनेगा ही, मत्स्य मंत्रालय भी 1 नंबर पर होगा, और हमारे मत्स्य पालक जो होंगे वो प्रदेश नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक पहचान बनाकर दिखाऊंगा कि निषाद राज अगर यहाँ थे तो मत्स्य मंत्रालय भी उत्तर प्रदेश में एक है, वो कैसे होगा। उसके लिए साइंटिस्ट जो है मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। 9 रत्न है ज्ञान देने के, उसके उत्तर प्रदेश में भी एक रत्न है, किसी को पता नहीं था। यहाँ राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र है यहाँ तेलीबाग में, 50 एकड़ के आसपास उसमें में बना हुआ, बहुत अच्छा है। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो उनके सारी वैज्ञानिकों को, सारे अधिकारियों से आते मैंने बैठक की है। उसमें 29 बिंदु किस तरीके से मत्स्य पालकों को हम संरक्षण दे सकते हैं, कैसे उन्हें दुनिया के जो हाई टेक्नोलॉजी हाईटेक कैसे कर सकते हैं, उसको आधुनिकीकरण कैसे कर सकते हैं, उनके विपणन की व्यवस्था। पहले क्या था कि उल्टा था कि आदमी पैदा करता है, कृषि भाई किसान क्यों गरीब है, वो पैदा करता और एक ही बार पैदा करता, एक ही बार बेच देता है, और जो 9 महीने में वो जितना नहीं कमाता है वो 9 घंटे में उसे बेचने वाला कमा लेता है। तो मत्स्य पालकों से मैंने कहा, अभी बैठक हो रही है, कि आप पहले बेचने की, आप उसे विपणन की व्यवस्था जानो कि आप कैसे उसे आय बढ़ा सकते हो। कि भाई 9 महीने में मछली पालते हैं और 9 घंटे के अंदर जितना 9 महीने में नहीं कमाते, 9 घंटे वाला कमाता। तो इसलिए मैंने कहा दोनों काम आप करो, पहले विपणन सीखो फिर पैदा करना सीखो। इसके लिए हम लोग काम है। और हमारे यहाँ ये बहुत सुंदर है कि इससे जल, नदी, तालाब, सब मछली की पैदाइश अगर हम बढ़ाएंगे, उसमें जल भी शुद्ध होगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे। उसके लिए 100 दिन का हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है, उसमें रिवर रेंचिंग हो रही है। आपको हैरानी होगी कि हमारे विभाग में कि आदमी का तो आधार कार्ड है, हमारे अनुसंधान केंद्र में मछलियों का भी आधार कार्ड है कि किस, बड़ी शुरुआत है, बड़ी शुरुआत। ये तो मछलियों का आधार कार्ड है। और मैं देखा तो हैरान रह गया कि किस नदी की मछली है, मशीन लगाते उसके अंदर चिप फिट है, वो बता देता है। तो हम लोग गंगा में जैसे हैचरिंग किया है, तो गंगा में अभी
रंचिंग किया। तो अभी नमामि गंगे से हमारा एक राष्ट्रीय, अभी हमारा कल ने परसों यहाँ आपके लखनऊ में जो गोमती में भी रिवर रंचिंग होगी 50,000 मछलियों का, तो 1 लाख मछलियों का। तो इसमें क्या है कि हम उसी नदी की मछली को के बच्चे से उसी बच्चे को बड़ा करके उसमें डालते हैं, जिससे उन्हें माहौल मिले और बड़ा हो जाए और उन्हें दिक्कत न हो। तो इसे सारे प्रदेश की जितनी नदियां हैं उससे हम लोग ब्रूडर इकट्ठा कर रहे हैं नदियों को शुद्ध करने के लिए। उसमें हम लोग पहले जैसे त्रेता में नदी थी और शुद्ध था और दुनिया उसे भगवान के स्वरूप के रूप में हम गंगा देवी को मानते, उसी तरीके से गंगा को स्वच्छ करके देवी का दूसरा हम लोग अवतार करेंगे। दूसरी बात, हम लोग इसमें हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखे हैं। ऐसे में हम लोग इनके मत्स्य पालकों को अभी दूसरे प्रदेशों में भी ले जाएंगे, दूसरे प्रदेश की भी वैज्ञानिकों को लेंगे, तो इसको 1 नंबर पर उत्तम प्रदेश बनाने का व्यवस्था हम कर रहे हैं। और सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी अवसर दे रही है और चिंता करके इनके विकास के, इनके जीवन में सुधार करने के लिए काम कर रही है। सर, अपने समाज के आप बड़े नेता हैं, बड़ा स्थान रखते हैं। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? आपके पास कांग्रेस थी और भी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आपने चुना और आपको जो सम्मान मिला, क्या सोच थी शुरुआती दौर में जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली थी भारतीय जनता पार्टी में? आपके आने की अटकलें तेज थी तो लग रहा था कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। आपने उप मुख्यमंत्री की डिमांड की थी, कैबिनेट मंत्री का पद मिलने के बाद क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते, और हम लोग जिसके लिए पैदा हुए, ज़मीन में अनाज पैदा किया जाता है। ज़मीन में, इस ज़मीन स्तर के नेता की बात होती है कि हम लोग एक चिकित्सक रहे पेशे से, हमने देखा गरीबी गांव में रहा है, और हमने सभी पार्टियों की नीतियों को देखा। कांग्रेस को 70 साल से देखा कि किस तरीके से इनके आरक्षण की फाइलों को गायब कराया, किस तरीके से तुष्टीकरण अपनाती थी, और 70 साल लंबा कांग्रेस को हमारे लोगों ने समय दिया। जब तक ये बटन दबाते रहे कांग्रेस, तब तक हीरो रही, और कांग्रेस ने कलम बनाकर, कानून बनाकर इस जीरो करती रही इसको। तो इन लोगों ने, जब हमने पढ़ाया तो इन्होंने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस जीरो हो गई। सपा बसपा ने भी 30 साल अदल बदल के कहा कि भाई हम समाजवाद हैं, हम दलितवाद हैं, हम अम्बेडकरवाद हैं। इन लोगों ने भी वही काम किया कि जब आया कि संविधान जो बना है, संविधान में सबको अवसर दिया। संविधान एक समस्याओं के समाधान है, उसकी चाबी जो है वो गांव में है, वोटर के पास है। इस युग में लोकतंत्र में कहा गया ना कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का जो भगवान असली वो वोटर है और रोडों पर घूम रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, रीच द वोटर। हमें वोटर के पास जाना, मतलब भगवान के पास जाना, असली भगवान वही है लोकतंत्र का, और उससे फिर हमें होश में लाना है। होश में लाने के लिए हमें इतिहास बताना होगा, फिर उन्हें जोश पैदा करना होगा, और जोश पैदा करके उनको सही जानकारी देना होगा, और सही जानकारी देकर सही जगह वोट डालना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी, हमका जो सवाल आपका है कि किस तरीके से आप उप मुख्यमंत्री और संतुष्ट हैं, तो हम लोगों ने जो नीति बनाई कि निर्बल क्यों हैं, वो बजट के शिकार हैं, राजनीति के शिकार हैं, वो निर्बल हैं। जो राजनीति के हिस्सेदार हैं, सरकार के हिस्सेदार हैं, वो सबल हैं। तो मैंने इन्हें पढ़ाया, और भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सबको अपना हिस्सेदार बना रही है। बल्कि जो भारतीय जनता के प्रति घृणा करने वाला समुदाय है, उसे भी उसी भाव से उनके भी बेटे का इलाज होता, उनके भी घर बनते हैं, उनके भी मकान बनते हैं, उनके भी बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, उनका भी सब कुछ हो रहा है, तो भोजन दिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंतिम व्यक्ति के जीवन में तो हो, निषाद पार्टी का उद्देश्य है कि निर्बल सबल हो जाए। तो वो सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है और कर रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो हम लोगों को दिया है, संतुष्टि नहीं, हमारा समाज संतुष्ट है। हमारे समाज को पता चल गया एक बात का कि भाई जब हमारे भारतीय जनता पार्टी ही हमें कुछ कर सकती है, क्योंकि हमने सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, सबने ठगा है, सबने हम लोगों को बर्बाद किया है, कानून बना के बर्बाद किया। तो 70 साल में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। एक तो धारा 370 खत्म किया, चाहे 70 साल लग गए लेकिन किया, और उससे दंगे खत्म हो गए। देश की समस्या वन नेशन वन फ्लैग और वन विचार एक आ गया। दूसरा, हमारे आस्था का शिकार, भगवान राम के बिना निषाद राज नहीं, निषाद राज के बिना भगवान राम नहीं। ये दोनों की जो परिकल्पना है, जो गले मिले थे, उस संस्कृति को राम मंदिर बनवाने के लिए कितनी गोलियां चली, कितने लोग मारे गए, कैसे इस देश में खून खराबा हुआ है, उसका इतिहास हमारा समाज, चूँकि हमारा समाज सदियों, भाई राम और निषाद राज जब एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, गले मिले थे, और लड़ने वाले मेरे लोग थे।
गोली खाने वाले मेरे लोग थे। जिस समय राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी परिकल्पना थी हमें बनाना ही है। पार्टियां क्या कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन जब तारीख की घोषणा हो गई तो मेरा समाज जो है मान लिया कि नहीं भारतीय। तो जो इतना कठिन काम है जब भारतीय जनता पार्टी उसे कर सकती है, तो इनके जो रोजी रोटी के आरक्षण के जो भी इनके मिले हुए हक हिस्से हैं वो सीधा इनको मालूम है कि हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए। और संविधान हो भारतीय जनता पार्टी लागू करके दिखाती है, उसमें प्रक्रिया चल रही है। इनके विरोधी इनको चढ़ाते रहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा डॉक्टर साहब का है, उसे गए और शांत हो गए। शांत नहीं हो गए, पहले सड़क का वकील था और मैं सदन का वकील हो गया हूँ और मोदी जी योगी के पास वकालत करा। तो सदन में वकालत तो मर्यादित होता और संवैधानिक ढंग से होता। तो संवैधानिक ढंग से आरजीआई ने मान लिया। माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा कि 20 दिसंबर को उन्होंने 20 दिसंबर को जो हमने एक 17 दिसंबर को रैली की थी, 20 दिसंबर को एक लेटर भेजा कि डॉक्टर संजय कहते हैं भाई 1961 में केवट मल्ला मझवार में गिना गया था, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, क्या मामला बताओ। तो आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया 18 जनवरी 2022 को कि भाई ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1961 में केवट मल्ला गिनती हुई थी, हमारे यहाँ प्रिंटेड है केवट मल्ला मझवार हैं, लेकिन हम नोडल विभाग इनका लाभ देने का सामाजिक न्याय मंत्रालय, उसने लेटर लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को और उसने कहा कि आप उत्तर प्रदेश को दिशा निर्देश जारी करें। सौभाग्यशाली हैं हम कि माननीय अमित शाह जी जैसे लोग हमको अपने गले लगा रखा। मैं पहली बार मिलने गया, मैं उनसे कहा कि आपके मंत्रालय में मेरे समाज का मामला आया और समाज सहृदय आपको मानता जानता और साथ में है, इनकी समस्याओं का समाधान करें, इनके हिस्से में दूसरे लोग डकैती डाल रहे हैं, आपके मंत्रालय में उनका समय आने पर होगा और इंतजार करो। तो मैंने अपने समाज को बता दिया, समाज मेरे साथ है और उनके लिए मेरा एक एक खून का कतरा, पूरा जीवन मेरा समर्पित है, इसलिए मैं आज के लिए आभारी हूँ उनका। जो दर्शक आपको देख रहे हैं वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश पे आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज हमारे चैनल के लिए, साधना प्लस के लिए, vibrantnews.com के लिए, क्या कहेंगे देश के दर्शकों को, प्रदेश के दर्शकों का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने समाज के लोगों को वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश और साधना प्लस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार के माध्यम से? मैं तो दर्शकों को और सभी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ताओं को और विपक्षी दल में रहने वाले लोग भी जो उनके किसी भी तरीके से लंबे समय तक इस आशा और विश्वास में पड़े हैं कि ये दल हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण करेगी, उनके लिए भी संदेश दूंगा कि 70 साल से कई प्रधानमंत्री लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो इस युग के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला कि जो जमीन पर गरीबों के लिए चिंता करते हो और गरीबों की चिंता करके लिए उनकी योजना बनाते हो और उनकी नीतियों ऐसी नीति बनाते हो कि माननीय अमित शाह जी जैसे प्रबंधक हो और माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे सुशासन हो कि वो दिल्ली की बनी हुई नीति धरातल पर लागू हो और जनता पुनः उसको समर्थन देती हो। फिर से अवसर है कि माननीय मोदी जी के लिए फिर से आप खुद प्रचार करना, चूंकि मोदी जी आपकी चिंता करते हैं तो मोदी जी बनकर मोदी जी की नीतियों का प्रचार खुद करें और उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश नहीं देश को, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, रावण राज खत्म किया था, तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में फिर से जो राज्य बाकी हैं वहाँ भी राम राज आए। गौरवशाली इतिहास के जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है, दोनों का उन्हें अध्ययन करना चाहिए। ऐतिहासिक ज्ञान रखना चाहिए और सामाजिक ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान, क्योंकि देश में एकेडमिक शिक्षा है लेकिन देश जिससे चलता है, देश जिसके अंदर है, जो समूह है वो राजनीति के अंदर है, तो राजनीतिक ज्ञान भी लेना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पढ़े लिखे हो, चाहे किसी हो। और जानकारी, ज्ञान का मतलब देना, जानकारी लेना और जानकारी देना, उसको ज्ञान कहते हैं। तो हम जितने भी जानकार लोग हैं राजनीति के, उन्हें मैं यही चाहूँगा कि लोगों को अपनी ज्ञान को बांटें किसी भी क्षेत्र में, और आर्थिक ज्ञान भी देना चाहिए किसी। हमने 13 किताबें लिखी हैं, अभी 2 किताबें और आने वाली हैं। ऐसे में हमें जो अभी अनुभव हुआ है उसको अनुभव शेयर करें कि अनुभव में मैं सभी अपने राजनेताओं से जो जिन्हें अवसर प्रदान हुआ नेतृत्व करने का, मिनिस्टर हैं, राज्यमंत्री हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। मोदी जी ने अभी 5 घंटे हम लोगों के साथ बिताया, उसी के अनुभव को शेयर कि शायद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश का ऐसे बड़े नेता, नेतृत्व करता जो ईश्वर के दूसरे स्वरूप हैं, वो 5 घंटे हम लोगों को जो ज्ञान दिया, जो स्नेह दिया है, सभी मंत्रियों को दिया है, वो हम लोग अभी धरातल पर उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक लाइन कि जो जनता जानती हो पूरा सही नहीं है,
और जो सही है वो जानती नहीं है। तो इसलिए सही बात जानने के लिए प्रयास करें और गलत बात को हटा दें अपने मन से, और मिलजुल कर एक राष्ट्र के लिए, इसमें कई हजार लाखों लोगों ने बल दिए, उनके खून का जो कर्जा है इस धरती पर, उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एक होकर, जो सपना है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का और सपना इस देश के शहीदों का जो था, उसे हम लोग साकार कर लें, वही हम लोगों के लिए धन्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री निषाद जी, संजय निषाद जी ने हमारे लिए समय निकाला। द वाइब्रेंट न्यूज़ की तरफ से संजय निषाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी शुभकामनाएं कि आगे सर प्रगति के पथ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है वैसे लगातार आप बढ़ें। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।